हेलो बच्चों। इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। देखिए, ये टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट में एमबीए करिकुलम में एकेटीयू यूनिवर्सिटी से जितने भी प्रोग्राम एफिलेटेड हैं, और फर्स्ट यूनिट में है ये टॉपिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, और यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं, कुछ इरा वाइज बात कर लेते हैं, जिसमें हमने कुछ पीरियड्स बांट लिए हैं इस पुराने हिस्ट्री के मैनेजमेंट को स्टडी करने के लिए, प्रैक्टिस को समझने के लिए। तो सबसे पहले जो इसमें हम इरा की बात करें, दैट इज़ फ्रॉम 1910s टू 1940s। 1910 से लेके 1940 का जो समय था, उस समय पर मैनेजमेंट का जो हमने स्टडी की है वो उसको एज अ साइंस समझ के की है, मैनेजमेंट एज साइंस। तो यहाँ इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट एज साइंस वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 20th century and focused on increasing productivity and efficiency through standardization, division of labor, centralization and hierarchy. A very top-down management with strict control over people and processes dominated across industries. देखिए, उस समय पे जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस चल रही थी वो बेसिकली मैनेजमेंट को एज अ साइंस ट्रीट करके चल रही थी, और वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका सारा जो फोकस था वो कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, एफिशिएंसी को पाना। किस तरीके से? स्टैंडर्डाइजेशन से। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशंस में स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाकर, स्टैंडर्ड काम करके अपने प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ाना चाहते थे। डिवीज़न ऑफ लेबर आ चुका था, यानी कि राइट मैन एट राइट प्लेस बात समझ चुके थे, और किसी काम को करने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं बेसिकली वो उन लेबर में या एम्प्लॉयज़ में ढूंढे जाते थे, और उनको वहीं उसी जगह पर प्लेस किया जाता था। सेंट्रलाइजेशन का समय था, यानी कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो एक ही जगह पर बेसिकली केंद्रित थी। और टॉप डाउन मैनेजमेंट विद स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर पीपल एंड प्रोसेस डोमिनेटेड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में उस समय ये देखने को मिलता था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच मैनेजमेंट की रहती थी चीज़ों को कंट्रोल करने में, और वन वे था, ताकि जो कम्युनिकेशन है, जो डायरेक्शन है, वो जनरली टॉप लेवल के तरफ से ही आते थे। और पीपल यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर है, वो बेसिकली सुनने का काम ज़्यादा किया जाता था वहाँ पर, रैदर देन गिविंग दी सजेशंस। सो दैट वाज द इरा ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। उसके बाद चीज़ें बदली, और 1950 से लेके 1960 के दशक में जो चेंजेस आए, उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हो चुका था। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते थे उनको स्टडी किया जाने लगा, उनको ज़्यादा वेटेज या ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं, ड्यू टू ग्रोइंग एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस द 1950s एंड 1960s सॉ द इमर्जेंस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ह्यूमन रिसोर्स मूवमेंट। लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों के अधिकारों को जोड़ने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए जनरली ह्यूमन रिसोर्स मूवमेंट तब तक शुरू हो चुके थे। लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कहीं ना कहीं जो एक हैरेसमेंट हो रहा था, या उनको सुनवाई नहीं हो रही थी, या उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर करने पे मजबूर किया जा रहा था, उनके उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही थी। मशीन्स में और ह्यूमन में, ह्यूमन एस्पेक्ट में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा था। तो इसको लेके भी बात आगे बढ़ी, चर्चा आगे बढ़ी, और ये चेंजेस आए। और मैनेजर्स बिगिन टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन फैक्टर इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एंड टूल्स सच एज गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस वर बॉर्न। मतलब मैनेजर्स को उस समय पर, या टॉप मैनेजमेंट को ये बात समझ में आने लगी थी कि अगर हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन का हित चाहना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, उनको भी वेटेज देनी पड़ेगी, उनको मशीन नहीं समझा जा सकता, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, और उसकी स्टडी पर्टिकुलरली आपको इंडिविजुअली करनी पड़ेगी। तो गोल सेटिंग, जैसे कि हर इंडिविजुअल का गोल हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, उसको अचीव किया जाए। फिर परफॉर्मेंस रिव्यूज़ की बात आ गई कि कौन से एम्प्लॉयज़ ने किस तरीके से काम किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाने लगा। और इसी तरीके से उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस, या उनके प्रमोशंस, या उनकी जॉब एनालिसिस, ये सारी चीज़ें, टैक्टिक्स या टेक्निक्स उस समय तक शुरू हो चुकी थी। फिर थोड़ा चेंज हुआ, और 1970s का समय आया जिसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया। और इस एरा में फोकस इज चेंज फ्रॉम मेजरिंग फंक्शन टू रिसोर्स एलोकेशन एंड टूल्स लाइक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स एंड सॉर्ट वर यूज टू फॉर्मलाइज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेसेस। बेसिकली
फंक्शंस को स्टडी करने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस ने ये लगने लगा कि हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है अपने कंपनीज़ को या ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक गोल सर्टेन जो अचीव करना है उस तक पहुंचने के लिए। तो और ज़्यादा वेल डिफाइंड टूल्स जैसे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात की जाने लगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी देखिए जनरली हम लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी बना सकते हैं। और स्ट्रैटेजी इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्लान, एक कॉम्प्लेक्स जटिल एक प्लान होता है जिसमें सारी चीज़ें सोच समझकर, अपने रिसोर्सेज, अपनी बाउंड्रीज़, अपने लिमिटेशंस को देखकर सारी प्लानिंग की जाती है। और फोकस ये रहता है कि हम कम से कम लागत में, कम से कम इनपुट में बेस्ट अपना कर सकें, जो बेस्ट आउटपुट है उसको हम पा सकें। कभी कभी किसी समस्या से निकलने के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन को जीतने के लिए भी कंपनीज स्ट्रैटेजीज़ का प्लान करती हैं, स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करती हैं। बहुत ही फेमस एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग की जो टेक्निक है वो है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स। और इसका जिक्र हम आगे करेंगे अपने सिलेबस के आगे, जो ट्यूटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। फिर शॉर्ट एनालिसिस, जहाँ पर कंपनीज अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ देखती हैं, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने लगी। तो इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखा। फिर थोड़ा चेंज आया और 1980s में जो कंपनीज थी वो कम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन करने लगी। यानी कि जो कंपनी दूसरी कंपनी से बेहतर है किसी भी एस्पेक्ट में, उसके चांसेस ज़्यादा थे कि वो मार्केट को विन कर पाए, अच्छा एक मार्केट शेयर कैप्चर कर पाए और जल्दी ही ग्रोथ कर पाए। तो यहाँ पर जो चेंज आया, एज द बिजनेस एनवायरनमेंट ग्रू इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव एंड कनेक्टेड एंड विद अ ब्लूमिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इंडस्ट्री, competitive advantage becomes a priority for the organizations. Tools like TQM, Six Sigma, 5S were used to measure processes and improve productivity। देखिए उस समय तक सारी बातें इस चीज़ पर भी आ चुकी थी कि कौन एफिशिएंसी ला सकता है। क्वालिटी वाइज रेवोल्यूशन शुरू हो चुके थे, जिसमें उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है सामने TQM। TQM इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन ऑल दी एस्पेक्ट, जो सिर्फ ये बात नहीं करता कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, बल्कि TQM में हम हर एस्पेक्ट में क्वालिटी की बात करते हैं। अगर कोई प्रोसेस भी अगर किया जा रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से किया जा रहा है, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, किस तरीके के एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए जा रहे हैं, उनको सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट्स क्या दिए जा रहे हैं, उनमें क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों में TQM की बात की जाती है। उसके बाद सिक्स सिग्मा, काइजन, ये 5S, ये सारे क्वालिटी रेवोल्यूशंस हैं, क्वालिटी मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो ग्लोबली फिट होते हैं। और कहीं ना कहीं जो कंपनीज थी वो इनको फॉलो करने लगी ताकि उस स्टैंडर्ड को अचीव कर पाएँ और दूसरों से बेहतर अपने आप को प्रूव कर पाएँ। उसके बाद बात आई 1990s में और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो चुका था। यानी कि जो आपका प्रोसेस वाला पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बेंच मार्किंग शुरू हो चुकी थी एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें सामने आ गई थी। तो बेंच मार्किंग बेसिकली यहाँ मैं बता दूँ कि इट्स अ टेक्निक इन विच यू हैव टू सेट सर्टेन बेंचमार्क। जैसे अगर कोई नई कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आना चाहती है, उसके लिए डेफिनेटली बेंचमार्क क्या होगा, उसके लिए बेंचमार्क होगा सोनी कंपनी या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सैमसंग है या फिलिप्स है, ठीक है। वो उसको एक बेंचमार्क मान के चल सकती है कि आने वाले समय में उसको वहाँ तक या उस जैसी कंपनी के रूप में ग्रो करना है। फिर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग शुरू हो गई थी, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहीं ना कहीं अपना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या उनमें लॉसेस इनकर हो रहे हैं या कोई भी समस्या आ रही है, तो उनमें पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है रीडिफाइन तरीके से उसको चेक किया जा रहा था और उसको री इंजीनियर किया जा रहा था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट उसके फंक्शंस को स्टडी किया जाता था, उसकी पूरी एनालिसिस की जाती थी और जहाँ कहीं कमियाँ होती थी उसको दूर किया जाता था। दैट प्रोसेस इज़ वेरी एग्जॉस्टिव एंड द एंटायर बिजनेसेस basically have turned around all these strategies, business process re-engineering, and it was popular in 1990s। तो बेसिकली ये प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का दौर था। उसके बाद जो दौर शुरू हुआ 2000 से और अब तक जो चला आ रहा है, दैट बेसिकली depends on the big data, you can say, and many organization in 2000 started to focus on using technology for growth and value creation। देखिए उस समय तक टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो चुके थे, टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी और कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो टेक्नोलॉजी के बल पर दूसरों को या दूसरों से बेहतर अपने आप को साबित करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो उसी समय डेटा का रेवोल्यूशन हम एक मान सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास डेटा है, चाहे वो कस्टमर का हो, मार्केट का हो या किसी भी तरीके का डेटा हो, वो दूसरे से अपने आप को बेहतर
स्थिति में रख सकता था, क्योंकि उसके पास डेटा। और आज भी अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर कंपनीज डेटा पर ही काम कर रही हैं। और डेटा आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक मुद्दा है कि कस्टमर्स का डेटा हो, चाहे वो किसी भी, आप खुद देखते हैं कि जब आप बिग बाज़ार जाते हैं या आप जीमेल डाउनलोड करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं यूज़र आईडी, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, नेम, ये सारी चीज़ें कंपनीज अपने रिकॉर्ड में ले लेती हैं। सो दैट बेसिकली वर्क एज डेटा, एंड दैट data can be converted into different kinds of informations, and depending upon which the company will have to take the decisions of different kinds. MIS डेवलप हो चुके थे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर कंपनीज तरह तरह का डेटा स्टोर करने लगी और उसको अपडेट करने लगी और अपने डिसीजन मेकिंग में उसको इस्तेमाल करने लगी। तो बच्चों, ये बेसिकली हमने यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो, और आगे की ट्यूटोरियल में हम फिर से मिलेंगे।